मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम गणित कक्षा 11 की चैप्टर 1 समुच्चय और एक्सरसाइज 1.2 का अध्ययन करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक है ये और उसी का जो हम सिलेबस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं इसको, एक्सरसाइज 1.2 को। और ये सभी बोर्डों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सभी बोर्डों में यही बुक चलेगी, यही बुक है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं समुच्चय एक्सरसाइज 1.2 का। देखिए, इसमें आपको बताया गया था कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, उसके बारे में पिछली क्लास में बताया गया था। तो उसी के सवाल और परिमित अपरिमित क्या होता है उसका अध्ययन पहले हम कर लेते हैं, फिर आगे की क्लास में चलते हैं। तो चलिए देख लीजिए। सबसे पहले जी देखिए, रिक्त समुच्चय आपको बताया गया था कि फाई को रिक्त समुच्चय बोलते हैं। रिक्त समुच्चय का मतलब होता है, अगर कोई भी संख्या आपको कह दी जाए कि मान लीजिए 1 से 3 के बीच, या कह दिया जाए 1 से 2, 3 में 2 आ जाएगी ना, 1 से 2 के बीच की संख्या लिखिए। ये आपसे कह दिया जाए कि 1 से 2 के बीच की संख्या लिखिए। तो देखिए, 1 और 2 के बीच में क्या कोई प्राकृतिक संख्या आती है? प्राकृतिक संख्या लिखिए, के बीच प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो देखिए, क्या कोई एक और 2 के बीच में प्राकृतिक संख्या आती है? तो नहीं आती है। इसका मतलब यह समुच्चय रिक्त होगा। क्या होगा? ये समुच्चय रिक्त होगा। तो आपको बस रिक्त समुच्चय बताना है, क्या ये रिक्त समुच्चय है या नहीं। ठीक है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन दिए रहेंगे और पूछे जाएंगे क्या ये रिक्त समुच्चय है या नहीं। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये तो रिक्त समुच्चय था और रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं फाई से, पिछली क्लास में आपको बताया गया था। ठीक है, अब देखिए, रिक्त समुच्चय तो आपने पढ़ लिया। अब परिमित और अपरिमित क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, परिमित मतलब जिसकी लिमिट हो, जिसकी सीमा हो। ठीक है, और अपरिमित का मतलब जिसकी कोई लिमिट ना हो। ठीक है, तो परिमित जैसे हम कहते हैं कि 1 से 100 तक के बीच की प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 से 100 तक के बीच की प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से लास्ट में 99 100, है ना। तो इसका मतलब ये जो होगी, ये कैसी होगी, ये कैसा होगा जो हमारा लिखा हुआ है, ये परिमित होगा। कैसा होगा? परिमित। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज कह दी जाए, क्या कह दी जाए? एक। ठीक है, अब यहाँ पे डैश 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 कर दिया जाए, तो इस तरह से 1 2 3 फिर डैश डैश डैश, ठीक, की प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या, एक मिनट अच्छी तरह से लिख देते हैं, 1, 2, 3 डैश डैश डैश। ठीक, तो देखिए 1 2 3 की भाषा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे यही देख लीजिए 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 के 1 2 3 प्राकृतिक से प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 के बाद में जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं आएंगी, तो सभी जो संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो इसका मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, 1 से लेके अनंत तक हो सकती हैं, तो यहाँ पे अनंत तक हो सकती हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो होगी, ये कैसा होगा? अपरिमित होगा। कैसा होगा? अपरिमित। जिसकी कोई सीमा ना हो वो अपरिमित होता है, और जिसकी सीमा हो वो परिमित होता है। ठीक है, तो ये तो अपरिमित और परिमित हमने पढ़ लिया। ठीक है, आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो आगे क्या पढ़ेंगे? आगे पढ़ लेते हैं हम, ये परिमित अपरिमित हमने पढ़ लिया, और समान समुच्चय भी आपको बताया गया था कि एक स्टेप आएगा इसमें, समान समुच्चय। ठीक है, जिसमें एक सी संख्याएं दिखेंगी वो समान समुच्चय होगा। वो कैसा होगा? समान समुच्चय होगा। जैसे मान लीजिए, अगर हम मानते हैं कि यहाँ पर हमने मान लिया ए बराबर संख्या कितनी दी है, तो ए बराबर संख्या दी है 1 2 3। ठीक है, और यहीं पे अगर बी बराबर माने तो बी बराबर लिख देंगे 3 2 1।
ठीक है। अब ये हमसे पूछेगा क्या a बराबर b के है, तो हम क्या लिखेंगे, हाँ a बराबर b के है, मतलब a समुच्चय b के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि यहाँ पे भी बस सीरियल से नहीं लिखा है, यहाँ पे भी 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 2 है, 1 है। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये समान समुच्चय है। ठीक है, तो a और b एक समान समुच्चय है। ठीक है, अब यहीं से आपको अगर समान समुच्चय नहीं है बताना है तो देख लीजिए, a बराबर अगर यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5, ठीक है, और b बराबर हमको दे दिया सिर्फ 3 4। अब यहाँ से आपसे पूछेगा क्या a और बराबर b है, मतलब a और b समान समुच्चय है, तो हम लिखेंगे नॉट इक्वल टू। ठीक है, नॉट इक्वल टू मीन होता है नहीं। ठीक है, तो a b समान समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो ये समान समुच्चय था। बस यही 3 चीजें आपको इस एक्सरसाइज में पढ़नी है। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। चलिए देखिए, एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर इसका पहला है। देखिए, पहले में आपसे वही पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। आपको बताया गया है कि आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से जो हैं वो रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो पहली जो लिखा हुआ है पहला नंबर, वो क्या लिखा है जरा पढ़ लीजिए। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो हमें प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बताना है, कह रहा वो भी विषम, और 2 से जो भाज्य हो। तो देखिए, 2 से भाज्य कोई विषम संख्या नहीं होती। 2 का भाग 4 में चला जाएगा, 6 में चला जाएगा, 8 में चला जाएगा, 10 में चला जाएगा, 12। जो सारी 2 का जो भाग जाएगा सारी सम संख्याओं में जाएगा, ना कि विषम संख्या में। ठीक है, इसलिए 2 से भाज्य कोई भी विषम प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, अतः जब इस तरह से कोई संख्या हमको नहीं मिलेगी, इसका मतलब ये समुच्चय कैसा होगा, रिक्त समुच्चय। तो लिख देंगे अतः यह रिक्त समुच्चय है। तो ये तो हमारा पहला हो गया, पहला नंबर स्टेप क्वेश्चन नंबर 1 का। दूसरे पे चलते हैं, दूसरे में क्या पूछा गया है। ठीक है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो देखिए 2 जो होता है ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सम भी है सम भी है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, तो इसलिए अगर इसका समुच्चय पूछेगा तो हम इसको लिख सकते हैं, इस तरह से ब्रैकेट में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रेजेंट है। अगर 2 प्रेजेंट है, कोई भी संख्या प्रेजेंट होगी तो वो रिक्त समुच्चय नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि 2 सम अभाज्य संख्या का समुच्चय 2 है, अतः यह एक रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है यक्स सच डैट, यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और यक्स ग्रेटर देन 5 और साथ ही साथ यक्स लेस देन 7। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है यहाँ पे कुछ हमसे अगर इस तरह से देता कि 5 से छोटी, ठीक है, ये ठीक है, यक्स का मान क्या है, 5 से बड़ा है। ठीक है, और 7 से क्या है, 7 से है क्या, छोटा है। 7 से क्या है, छोटा। अगर इस तरह से दिया होता, ठीक है, तो हम इनके बीच में संख्या जो बता सकते थे, तो क्या बता सकते थे, इनकी दोनों 5 और 6 7 के बीच में कौन सी संख्या आती है, 6। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिक्त समुच्चय क्या होता, नहीं नहीं होता। लेकिन यहाँ पे इस तरह से आपसे नहीं बोला गया, इसमें अलग अलग आपको कहा गया है कि यक्स ग्रेटर देन 5 और साथ ही यक्स ग्रेटर देन 7, यक्स लेस देन 5 और यक्स ग्रेटर देन 7। ठीक है, तो जब अलग अलग कहा गया है तो इसके बीच में हम कोई भी डिफरेंस नहीं निकाल सकते। यहाँ पे निकाल सकते हैं, लेकिन जो आपसे यहाँ पे बोला गया है इसके बीच में कोई डिफरेंस, कोई भी संख्या इसके बीच में नहीं आएगी। इसका मतलब यह एक रिक्त समुच्चय ही होगा। ठीक है, तो इसमें लिख दिया गया है, देखिए
x <5 एंड x < 7 कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है, अतः यह एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। आगे जो हमारा चौथा नंबर सवाल है वो बिल्कुल सरल है, जरा देखिए। कह रहा है y सच डेट y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। ठीक है, तो देखिए दो समांतर संख्याएं अगर हम ले लें तो एक ये हमने ले ली समांतर संख्या। अब पूछ क्या रहा है कि किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। ठीक है, तो देखिए जो समांतर रेखाएं होती हैं वो आपस में कभी भी मिल नहीं सकती, क्योंकि ये इधर अपनी लाइन में जाएगी, ये इधर आगे बढ़ाएंगे, ये भी अपनी लाइन में जाएगी, ये आपस में कभी भी मिलेंगी नहीं। तो कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु यहाँ पे प्राप्त नहीं होगा, और जब उभयनिष्ठ प्राप्त नहीं होगा कोई भी बिंदु, इसका मतलब कि यह एक रिक्त समुच्चय होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, इसका मतलब ये भी कैसा होगा, रिक्त समुच्चय। तो देखिए पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समांतर रेखाएं कभी कहीं भी नहीं मिलती हैं, अतः यह एक रिक्त समुच्चय है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, और एकदम सरल भी है, कुछ कठिन नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं परिमित और अपरिमित की तरफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। अभी आपको बताया गया था कि परिमित मीन होता है जिसकी लिमिटेशन हो, ठीक है, और अपरिमित मीन होता है जिसकी कोई लिमिटेशन ना हो। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन इसका पढ़िए। वर्षों के महीनों का समुच्चय। तो देख लीजिए वर्ष के महीनों का समुच्चय, हमें पता है कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं ना। तो एक वर्ष में जब 12 महीने होते हैं और ये एक लिमिटेशन है इसकी, ये एक परिमित संख्या है। ये कैसी संख्या है, तो ये एक परिमित संख्या है। जब ये एक परिमित संख्या है तो बस लिख देंगे कि वर्ष के जो महीनों का समुच्चय होगा वो भी कैसा होगा, परिमित। ठीक है, तो ये एक परिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे पे चलते हैं। दूसरा नंबर जरा देख लीजिए। दूसरा नंबर हमारा क्या लिखा है, 1,2,3 डैश डैश डैश। अभी आपको ऊपर बताया था जब इस तरह से कुछ भी लिखा हो, मतलब कोई संख्या निर्धारित नहीं है, 1 2 3 से लेके चाहे जहाँ तक हम संख्याएं रखें। ठीक है, संख्याएं तो बहुत सारी होती हैं, अनंत तक होती हैं। इसका मतलब ये समुच्चय कैसा होगा, अपरिमित, क्योंकि इसमें अनंत अवयव हैं। कितने अवयव हैं, अनंत। ठीक है, उनकी कोई संख्या निर्धारित नहीं है, अतः जो क्वेश्चन नंबर 2 भी होगा वो भी अपरिमित होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसको देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये थर्ड है इसी का, दूसरे का। देखिए लिखा है 1,2,3 डैश 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 99,100। देखिए ये भी आपको अभी ऊपर बताया गया था कि 1 से लेके अगर 100 तक के बीच की संख्याओं के बारे में पूछ रहा है तो इसकी एक लिमिटेशन दे दी गई है कि 100 तक की ही बीच की संख्याएं लिखनी है। इसका मतलब ये भी कैसा होगा, परिमित समुच्चय होगा। तो आपको बस इसमें लिखना है कि यह एक परिमित समुच्चय है। चलिए अब चलते हैं अपने नंबर कौन से, चौथे नंबर सवाल में। अब चौथा नंबर सवाल देख लीजिए। चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, तो देखिए 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय के बारे में बात की गई है। यहाँ पे कोई लिमिटेशन निर्धारित नहीं है। 100 से बड़े धन पूर्णांक बहुत सारे हो सकते हैं, इसका मतलब इसकी कोई लिमिटेशन निर्धारित नहीं है। इसका मतलब ये एक अपरिमित समुच्चय है। तो ये वाला भी क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। अब देखिए 5वें नंबर पे आ जाते हैं। तो 5वें नंबर में क्या लिखा है, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब देखिए यहाँ पे बात की गई है कि 99 से छोटे शब्द लगा दिया गया है और अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 99 से अगर छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय की बात करेगा तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी लिमिटेशन पता है कि 99 से छोटे ही रखना, जिसकी लिमिट हो वो हमेशा परिमित समुच्चय होता है। तो ये भी हमारा कैसा समुच्चय होगा, परिमित समुच्चय होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। देख लीजिए इनका जो लिखा हुआ है, देखिए वो लिख दिया गया यहाँ पे, नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, उसकी भाषा जो है, जो ऊपर आपको समझाया गया उसी की भाषा नीचे लिखी हुई है।
ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ये लिखा गया है 2, 3, 5, 7 से लेके 97 तक जो अभाज्य संख्याएं होंगी, क्योंकि इनकी अवयव की संख्या निश्चित है, परिमित है, इसका मतलब ये परिमित समुच्चय होगा। तो चलिए थ्योरी इसकी लिखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे अपने आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी में आपको यही बताना है कि कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। तो जरा देख लीजिए, इसको भी बिल्कुल सरल है, ये वाला भी आप लोग कर लोगे। कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। देखिए पहला पूछा है यक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। देखिए यक्ष ये रेखा है, इसके ऊपर हम इसके नीचे समांतर कितनी भी अधिकतम अनंत तक रेखाएं खींच सकते हैं, क्योंकि इसमें कहा है समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो हमारा जितना मन होगा हम उतनी समांतर रेखाएं यहाँ पे खींच सकते हैं। इसका मतलब इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। इसका मतलब जब लिमिटेशन नहीं होती है किसी की तो वो अपरिमित होगा। तो इसका मतलब ये कैसा होगा? अपरिमित समुच्चय होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है जरा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला की बात की गई है और यहाँ पे उसके अक्षर के बारे में बात की गई है। तो हमें पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर। और 26 इसकी लिमिटेशन है, ठीक है, ये 26 ही अक्षर होते हैं। इसका मतलब ये जो हमारा समुच्चय होगा वो परिमित होगा, क्योंकि इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। तो ये एक परिमित समुच्चय है। चलिए अब तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरा नंबर हमारा क्या है? उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। तो यहाँ पे आपसे बोला गया है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। अब देखिए 5 तो 5, 15, 20, 25, 30, 35, इसी तरह से बहुत सारी संख्याएं होंगी जो 5 के गुणज होंगी। मतलब इनकी भी कोई लिमिटेशन नहीं है, इनकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, इनकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। और जब सीमा निर्धारित नहीं होती तो वो हमेशा कैसा होता है? अपरिमित। तो इसका मतलब जो तीसरा नंबर हमारा होगा कि इन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है वो भी अपरिमित होगा। तो ये भी एक अपरिमित समुच्चय होगा। अब देखिए चौथे नंबर में आपसे बात की गई है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब देखिए पृथ्वी पर अनेक जानवर रहते हैं, तो हमें पता नहीं है कि ये कितने जानवर हैं कितने नहीं हैं। इसका मतलब ये भी एक अनंत वाली कंडीशन होगी, और जब अनंत वाली कंडीशन होगी तो इसका मतलब ये भी अपरिमित समुच्चय ही होगा, ठीक है। तो चौथा नंबर जो है वो भी अपरिमित समुच्चय होगा। अब देख लीजिए 5वें नंबर पे आते हैं। 5वें नंबर में बोला गया है मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब देख लीजिए यहाँ पे बोला गया है मूल बिंदु 0,0 से जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो यहाँ पे मान लीजिए ये मूल बिंदु है, ठीक है। यहीं से हम ये भी बना सकते हैं, फिर बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, फिर एक बारिशीक बना सकते हैं। मतलब एक ही केंद्र से कई वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो वृत्तों की जो संख्या होगी वो अनंत होगी। अनंत वृत्त यहाँ पे खींच सकते हैं, उसी पॉइंट से रख के यहाँ पे प्रकाल रख के अनंत हम खींच सकते हैं ना वृत्त। जब अनंत वृत्त खींच सकते हैं तो इसका मतलब ये भी कैसा होगा? अपरिमित होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए यहीं से हमारी जो थ्योरी लिखी है, देखिए यहाँ पे लिखा है मूल बिंदु को केंद्र मानकर अनंत वृत्त खींचे, ठीक है। तो इसको सही कर लीजिए, ये चे लिख गया है यहाँ पे, लिख लीजिएगा खींचे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हमारा जो ये इसकी जो थ्योरी है वो नीचे लिख गई, ऊपर हमने समझा ही दिया इसको सवाल को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ से कंप्लीट होता है। अगले सवाल पर चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज एक ही लेसन एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दी गई है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है जरा उसे पढ़ लीजिए।
प्रश्न नंबर 4 में बोला गया है निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। जो आपको अभी ऊपर बताया गया था समान समुच्चय के बारे में इसमें पूछ रहा है, तो वही आपको देख के बताना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन पे चलिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए a बराबर हमको संख्या कितनी दी गई है, a b c a दी गई है, और b बराबर कितनी लिखी है, a c b a, है ना। तो देखिए दोनों में जो हमको संख्याएं दिख रही है, ठीक है, तो संख्या दोनों में बराबर ही दिख रही है ना। उसमें भी a b c a, इसमें भी a b c a, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी छपने में गलती हो गई है, ठीक है, मतलब डालने में थोड़ी छपने में गलती हो गई। यहाँ पे डी कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे भी डी कर लीजिएगा और यहाँ पर भी डी कर लीजिएगा, ठीक है। तो ए बी सी डी, देखिए इसमें भी ए बी सी डी है, इसमें भी ए बी सी डी है, बस क्रम किसका बदला है, सी पहले लिख दिया गया है इसमें बी पहले लिख दिया गया है, ठीक है। बस क्रम में कोई परिवर्तन हो, लेकिन संख्या दोनों में अगर वही सेम होती है, इसका मतलब ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, बी के। तो इसका मतलब पहला नंबर जो है वो ए बराबर बी है। ए बराबर बी का मतलब ये समान समुच्चय है। हमसे यहाँ पे समान समुच्चय नहीं पूछा, केवल ए और बी बराबर पूछा है, तो हम लिख देंगे हाँ ए बराबर बी है। देखिए नीचे लिखा भी है ए और बी दोनों समुच्चयों के अवयव ए बी सी डी है, अतः ए बराबर बी है, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर इसी का देखिए, लिखा हुआ है ए बराबर 4, 8, 12, 16 और बी बराबर 8, 4, 16, 18। अब देखिए संख्या में दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, केवल एक नंबर का डिफरेंस है। इसमें 12 है और उसमें कितना है, 18 है ना। लेकिन डिफरेंस दोनों की संख्याओं में नहीं होना चाहिए। अगर दोनों की संख्याओं में एक भी अंक का डिफरेंस होता है, इसका मतलब कि दोनों आपस में समान नहीं है। तो मतलब हम क्या, जब नहीं वाला डिनोट करते हैं तो हम करते हैं क्या, ए नॉट इक्वल टू बी, यही तो करते हैं ना। तो देखिए लिखा गया है इसमें ए में अवयव 12 है परंतु बी में नहीं है, अतः ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। चलिए तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या है जरा उसे पढ़ लीजिएगा। देखिए तीसरे नंबर में क्या दिया है, ए बराबर दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10 और बी बराबर लिखा गया है यक्स सच डेट, यक्स सम धन पूर्णांक है और यक्स लेस देन इक्वल टू 10। मतलब x की जो वैल्यू है वो 10 के बराबर हो सकती है और 10 के छोटी भी हो सकती है। और यहाँ पे बोला गया है सम धन पूर्णांक होने चाहिए, मतलब अगर हम b की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं और 10 भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ बोल दिया गया है कि x लेस देन इक्वल टू 10, मतलब x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 10 से या तो कम हो या तो उसी के बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा a और b होगा वो आपस में समान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसका मतलब लिख देंगे a बराबर b है, ठीक है। तो लिख दिया हमने a बराबर b। अब चलिए अपने आखिरी नंबर सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के। तो चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का आखिरी नंबर, 4th नंबर क्वेश्चन। a बराबर यहाँ पे दिया गया है यक्स सच डेट यक्स 10 का एक गुणज है, ठीक है। b नंबर पे दिया गया है कि 10, 15, 20, 15, 25, 30 इस तरह संख्या दे दिए। 10 के अगर गुणज के बारे में बात करेंगे तो 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह डैश 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 लिख सकते हैं। इसमें देखिए 10, 15 भी है और 25 है, मतलब ये जो है ये 10 का गुणज नहीं है। तो दोनों में क्या आपस में संख्याएं बराबर दिख रही हैं, नहीं दिख रही हैं। अगर आपस में संख्याएं बराबर नहीं दिख रही हैं, इसका मतलब ये समान समुच्चय नहीं है, मतलब a बराबर b नहीं है। तो हम लिख देंगे, देखिए नीचे लिखा हुआ है a बराबर इतनी संख्या और b बराबर इतनी संख्या लिख दिया है। 10 के गुणजों में 5, 15, 25 नहीं आता, अतः a नॉट इक्वल टू b। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 था वो भी यहाँ पे इंड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं अपने। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 5 है क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है।
कारण सहित भी बताइए। अब यहाँ पे आपसे कारण भी पूछा गया है कि क्यों समान हैं दोनों। ठीक है, तो देखिए पहले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है a बराबर 2, 3, ठीक है, और b बराबर लिखा है x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं। x² 5x प्लस 6, देखिए इसके गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड सबको आते हैं। 6 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 2x प्लस 6। जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा x² 3x प्लस 2x प्लस 6 आ जाएगा बराबर कितने के 0 के। अब दोनों में कॉमन ले लेंगे तो एक x आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3। यहाँ पे कितना बचेगा, दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा प्लस का 2, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3 इतना आ जाएगा ना, x प्लस 3। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों में जब कॉमन लेंगे तो हमारा आ जाएगा, एक कोष्ठक में आ जाएगा x प्लस 2 और एक कोष्ठक में आ जाएगा x प्लस 3 आ जाएगा। जब इसे वेन करके निकालेंगे, देखिए x प्लस 2 x प्लस 3 आ गया हमारा। अब इसको जब वेन करके निकालेंगे, लिखेंगे वेन x प्लस 2 बराबर 0 के, तो x बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे वेन जब x प्लस 3 बराबर 0 के, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 3। मतलब जो हमारा समुच्चय बन रहा है इसमें वो बन रहा है जो हमारा यहाँ पे समुच्चय बन रहा है वो क्या बन रहा है, तो समुच्चय हमारा यहाँ पे बन रहा है माइनस का 2 माइनस का 3, यही तो बन रहा है ना। ठीक है, तो लिख देते हैं इसका समुच्चय देखिए लिख दिया गया है माइनस का 2 माइनस का 3। इसका गुणनखंड करके निकाला हमने तो ये आया माइनस का 2 माइनस का 3। और यहाँ ए वाले में कितना दिए है 2, 3। देखिए दोनों में संख्या तो बराबर दिख रही है लेकिन प्लस माइनस का फर्क है। जब प्लस माइनस का फर्क है इसका मतलब ये युग्म आपस में समान नहीं होंगे। तो लिख देंगे स्पष्ट है कि समुच्चय ए और बी के अवयव भिन्न है, अतः ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरे क्वेश्चन नंबर में ए बराबर बताया गया है कि x सच डेट, x यहाँ पे x ही है। ठीक है, x सच डेट, x शब्द फालो का एक अक्षर है। ठीक है, देखिए फालो को जब हम समुच्चय में लिखते हैं तो आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि समुच्चय में कोई भी संख्या चाहे 2 बार हो चाहे 4 बार हो, उसे सिर्फ एक बार ही रखा जाता है। तो F, O, L, W यही तो बन जाएगा ना। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं बी वाले पे। बी वाले में लिखा है वाई सच डेट, वाई शब्द वोल्फ का एक अक्षर। तो देखिए वोल्फ वाले में सब एक ही बार है तो इसको तो एक बार लिखेंगे, सेम देख देंगे। अब देखिए क्या इनके अक्षर मैच कर रहे हैं। देखिए एफ इसमें भी है, एफ इसमें भी, ओ इसमें भी, ओ इसमें भी, डब्ल्यू इसमें भी, डब्ल्यू इसमें भी, एल इसमें भी, एल इसमें भी। इसका मतलब दोनों आपस में समान है। ठीक है, लिखे अलग है लेकिन संख्या तो समान है, वही सेम अक्षर है, इसका मतलब ये भी समान समुच्चय है। तो लिख देंगे हम नीचे समुच्चय ए और बी के अवयव समान है, अतः ए बराबर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। अच्छा ये क्वेश्चन आपका और बचा है क्वेश्चन नंबर 6 भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है वही नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। तो देखिए आपको दे दिए गए हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। इन सब में आपको देख के बताना है कि कौन आपस में समान है। तो देख के बताइए कि कौन आपस में समान है, किसमें संख्या मिल रही। तो जरा देख लीजिए, सब में देखना है, इन सब में आपको देखना है कि कौन किसके समान है। तो हम देख रहे हैं भाई, देखिए जी और ई दिखाई पड़ रहा है समान। कैसे समान दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ई में भी -1 दिया है और जी में भी 1, -1 दिया है। हमने कहा था कि दोनों में संख्या समान हो, चाहे वो लिखी चाहे जैसे हो, तो मतलब ई बराबर क्या होगा, जी होगा। पहले मिल गई। ठीक है, अब दूसरी संख्या दिखे तो देखिए एक चीज देख लीजिए, बी में 1, 2, 3, 4 और डी में 3, 1, 4, 2। ठीक है, भले ही इसका जो क्रमांक है वो पीछे आगे लिखा हुआ है लेकिन संख्या तो बराबर है ना, तो हमें तो बस संख्या बराबर देखनी है। तो b बराबर भी डी होगा ना।
और देख लीजिए और क्या कोई मैच कर रहा है, तो कोई भी और मैच नहीं कर रहा है, केवल B बराबर D होगा और E बराबर G होगा, तो उन्हीं को हमको छाट के लिखना था, तो हम लिख देंगे। देखिए नीचे हल में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ समुच्चय B और D के अवयव 1 2 3 4 हैं, तो B बराबर D तथा समुच्चय E और G में -1, 1 अवयव समान है, अतः E बराबर G। और बस यहीं से जो हमारा क्वेश्चन होता है वो कंप्लीट होता है और आज की एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट होती है। ठीक है, कल अगली नई एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। 1.3 आपको कल एक्सरसाइज में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अपनी कॉपी में कंप्लीट करते रहिए, कोर्स अपना पूरा करते रहिए।